अब जानने वाले हैं अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के बहुत से तरीके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है मनन करें। देखिए, एक अच्छी याददाश्त के लिए सबसे जरूरी है मनन। आप जब किसी विषय के बारे में सोचते हैं तो आपका मस्तिष्क आपको नए नए सृजनात्मक विचार देता रहता है और इसके पश्चात आपकी उस विषय पर एक त्रिआयामी जानकारी बन जाती है और आप बन जाते हैं एक्सपर्ट। फिर आपको कोई किसी भी कोण से उस विषय पर सवाल पूछे, आपके पास सटीक जवाब रहता है। देखो, ये तोता रटंत जानकारी से ना बिल्कुल भिन्न है। आप मनन करके देखिए, इससे भौतिक विज्ञान आपको फिजिस्ट बना देगा और समाज शास्त्र आपको समाज शास्त्री। बड़ी बात यह है कि आप जब तक मनन नहीं करते, आपके लिए किताब के काले अक्षर वर्णमाला से अधिक नहीं रहते। और ये विषय न्यूटन का सिद्धांत तो रहता है, लेकिन आपके सिद्धांत से बिल्कुल तालमेल नहीं खाता। मनन करने से आप अपने जीवन की बहुत सी समस्याओं का हल भी निकाल सकते हैं। आप यदि किसी समस्या का समाधान खोज रहे हैं तो बेहतर है कि आप किसी शांत कमरे या शांत जगह में जाकर उस समस्या के बारे में मनन करें। आप महसूस करेंगे कि आप धीरे धीरे समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। मनन जैसे एक आपके मस्तिष्क का स्कैनर है और जब तक स्कैनर से बात गुजरती नहीं, मस्तिष्क उस विषय को ग्रहण नहीं करता। आप जब भी किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो तो अक्सर आप सबकी सुनने लगते हैं और इसी उधेड़-बुन में आप खुद की सुनना भूल जाते हैं और इसीलिए आपको किसी की राय अच्छी नहीं लगती और अंततः आप जल्दबाजी में कोई फैसला लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने मन की करिए। आप सबकी बातों को सुनिए और फिर मनन करके ही निर्णय लीजिए। आप यदि मनन करते हैं तो आप उस विषय और खुद के बीच में एक सीधा संबंध स्थापित कर लेते हैं और वो विषय जो शायद किसी किताब में लिखा था, आपका अपना होने लगता है। आर्किमेडिक्स का ये सिद्धांत आपको अपने आंखों के सामने दिखने लगता है और आप उस विषय को वैसे ही महसूस करते हैं जैसे आर्किमेडिस ने बाथरूम में बाल्टी को देखकर महसूस किया था। आपको पता है कि आर्किमेडिस ने जब उसी अवस्था में यूरेका चिल्लाया था, विश्वास कीजिए आप उसकी गूंज महसूस करेंगे यदि आप मनन करते हैं। क्रोध कभी नहीं। देखिए, ये सब कहते समय मुझे बहुत गर्व हो रहा है क्योंकि ये मेरा अनुभव रहा है और मैंने खुद इस पर काम किया है और अपनी इसी कमी को दूर किया है। देखो, ये सच है कि गुस्सा किसे नहीं आता। हम लोग कोई संत महात्मा तो है नहीं। गौर से देखिए तो संत लोगों को भी तो गुस्सा आता था, लेकिन बहुत गौर करने की बात ये है कि गुस्से में आप अपना नुकसान तो नहीं कर रहे। कहीं कोई आपको गुस्सा दिलाकर आपके गुस्से की गर्मी से अपनी रोटी तो नहीं सेक रहा या फिर अपनी दाल तो नहीं गला रहा। कोई आपकी प्रतिभा को दबा तो नहीं रहा। गुस्से में आपका दिमाग 10% ही काम करता है, सारा 90% उस सामने वाले व्यक्ति की अर्चना में चला जाता है। आपका सारा ध्यान उस सामने वाले पर चला जाता है और आप जैसे उसकी माला जपने लगते हैं। बस आपसे जो हो सकता है ना, आपसे वो भी नहीं हो पाता और अंत में आपको भारी कीमत चुकानी पड़ती है गुस्से की। एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे ऑफिस के ना एक कलीग हैं, उनके साथ जब भी कोई मीटिंग या कॉन्फ्रेंस होती है तो वो एक ऐसे एटीट्यूड से बात करते हैं जिससे मुझे काफी गुस्सा आता है। सामान्यतः वो बहुत आराम से बात करेंगे, लेकिन मीटिंग में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देंगे कि गुस्सा आ ही जाएगा। जैसे मैं जब कुछ बोल रही हूँ तो बीच में टोक कर सॉरी टू इंटरप्ट, या फिर मैं जब उनका जवाब दे रही हूँ तो होल्ड ऑन, या कुछ भी ऐसा। बस इतने पर मेरा पारा बढ़ जाता है और दिमाग अपसेट हो जाता है। अब सिर्फ मन में ना उसकी माला जपनी शुरू हो जाती है। फिर मैंने इस बात पर ना गौर किया, अब उसके रोकने या टोकने पर ना मैं उसको मन में ही माफ कर देती हूँ और उससे बिल्कुल ध्यान हटाकर जिस विषय पर बात हो रही होती है ना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। इससे मेरी बात हर मीटिंग में सुनी जाने लगी और मैंने गुस्से पर जीत हासिल कर ली। भुलक्कड़ की उपाधि। चलिए अब इसकी बात करते हैं। देखिए, हम ध्यान पूर्वक बहुत कुछ याद रखते हैं और सीखते भी हैं। सीखे हुए स्किल का याद रखना एक बात होती है और बिना भूले रोजमर्रा की बातें याद रखना अलग बात होती है। जैसे आप हो सकता है कि बड़े अच्छे वर्कर या स्टूडेंट हो और शार्प हो, लेकिन आप ऑफिस में या बस में अपने छाते भूल जाते हो है ना। तो आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। याद करिए, आप अक्सर वही चीजें भूलते हैं जिसकी आपको रोज ले जाने की आदत नहीं होती। जैसे छाता उनमें से मुख्य है। इसका सीधा संबंध आपके मसल मेमोरी से है। आप जब कुछ भी और सोचते हुए ऑफिस से या कॉलेज से घर जाने के लिए निकलते हैं, तब आप ध्यान दें या ना दें, आपका मस्तिष्क अपने आप बैग को लेने का मैसेज देता है और आपकी बैग लेने की जो स्टाइल हो, उसी अंदाज में आप बैग उठाकर आगे बढ़ते हैं।
लेकिन आज बारिश के कारण आप छाता ले आए थे। उसको आपको अपने कॉन्शियस माइंड को बताना पड़ेगा। यदि आपको भुलक्कड़ की उपाधि मिल गई हो या मिलने वाली हो तो आपको कुछ उपाय बताती हूँ, उनका पालन करो। हाँ, तो पहला उपाय है कोडिंग। अपने सभी सामानों का कोड बना लें, ठीक है? जैसे B बैग, U अम्ब्रेला, M मोबाइल, P पर्स, S सनग्लासेस, बम्प्स। आप जब भी आप घर से निकल रहे हो या वापस घर जा रहे हो तो कोड को रिपीट करें और कंफर्म करें, ठीक है? अब दूसरे उपाय की बात करते हैं, इन एंड आउट। कभी कभी हम कुछ ऐसी चीजें भूलते हैं कि हम लोगों को दौड़ते हुए वापस आना पड़ता है, जैसे क्रेडिट या डेबिट कार्ड दुकानदार को दिया और लेना भूल गए, बैग से लैपटॉप निकाले और वहीं छोड़कर चले गए। इसका आसान उपाय है इन एंड आउट। जब भी अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड दें, अपना पर्स हाथ में लें और जब तक आपको अपना कार्ड ना मिले तब तक पर्स हाथ में रखें। अगर आप लेना भूल गए हो तो आपका पर्स बता देगा कि कुछ आउट हुआ था जो इन नहीं हुआ है। वैसे ही लैपटॉप निकालते समय अपने बैग में रखे चार्जर से लैपटॉप के वायर को जोड़ दें। आप जब बैग उठाएंगे तब वायर आपको लैपटॉप की याद दिला देगा। तीसरा उपाय है नोट्स। यदि आप बार बार भूल जाते हैं तो आप नोट कर लिया करें। ऐसा करने से आपको सही तरीके से पता रहेगा क्या आपने किया है और क्या बाकी है। ये सबसे सही और आसान तरीका है जब आपके सामने करने के लिए पूरी कार्यों की लिस्ट हो। आप इनको एक बॉर्डर पर भी स्टिक कर सकते हैं ताकि आपको भूले ही नहीं। जब काम खत्म हो जाए तो उस नोट को हटा दें। हमारा जो मस्तिष्क है ना, वो बहुत कुछ करता है, लेकिन सीखने में ज्यादा और स्टोर करने में कम स्ट्रॉन्ग है। आपके शरीर का सारा काम वही करता है। यहाँ तक कि ग्लूकोज कितना एक सेल को चाहिए और खाने को गले से पेट तक कैसे ले जाना है और ऐसे ही सब कुछ। आपको वॉशरूम जाना है और फ्रेश होना है, वो भी। इसके लिए नसें आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर से महफूज तरीके से उस अंग तक जाती हैं। इन नसों में से एक छोटी नस दब जाए तो पूरा अंग काम करना बंद कर देता है। बहुत जटिल है मानव शरीर, इसको मशीन मत समझिएगा। इसीलिए साहब, कोई भुलक्कड़ ब्रेन नहीं होता, बस कुछ थोड़ी सावधानी चाहिए और आप कुछ भी नहीं भूलेंगे। आपका दिमाग सीखने के लिए बना है, ना कि फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए। बहुत से लोग फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए बड़ा प्रयास करते हैं, मुख्य रूप से अमेरिकन और यूरोपियन। आपका ब्रेन कैमरा नहीं है और कैमरा बन भी नहीं सकता। अगर आपको बात का अर्थ समझ नहीं आया तो आप अक्षर याद करके क्या कर लेंगे भाई, है ना? आप कोई तोता तो है नहीं जो रामायण याद की हो लेकिन उसका मर्म ना जानता हो। इसीलिए ऐसे उद्यम में बहुत मेहनत की जरूरत होती है। हम फिर कभी बात करेंगे फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में, ठीक है? ये भी एक कला है, इसको भी सीखेंगे। पक्की याददाश्त का पक्का तरीका। आपका मस्तिष्क ना कोई गार्बेज बैग नहीं है कि जितना जो भी कचरा हो सब डाल दो और जब चाहेंगे वो एग्जामिनेशन टेबल पर सारा कचरा उगल देगा। अब जरा ध्यान से सोचिए, आपको क्या क्या याद रहता है और क्या क्या भूलता है एग्जामिनेशन हॉल में। आपको वही याद रहता है जिसके बारे में आपने जानकारी जुटाई थी और समझने की कोशिश की थी। आपको भूलता है तो वो जिसको आप या तो इंटरनेट से काम में ले रहे थे, जो आपकी समझ में नहीं था, या फिर वो जो आप रट रहे थे। आप इंसान हैं, तोता नहीं है। मानव मस्तिष्क केमिकल मेथड से काम करता है और आपके मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से विभिन्न किस्म का इंफॉर्मेशन रखते हैं। यानी एक कविता, गाने या भजन को अलग हिस्से में और गणित के सवाल को हल करने गुण अलग हिस्से में। यहाँ तक सोने का अलार्म भी एक अलग हिस्से में आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका मस्तिष्क सूचना को वर्गीकृत करके अलग अलग हिस्से में स्टोर करता है। और आप सोचते हैं कि एक साथ गार्बेज लोड हो जाए और काम बन जाए। आइए गार्बेज के बारे में सोचते हैं। गार्बेज के ट्रक में जब गार्बेज लोड होता है तो वहाँ भी इसको ड्राई और वेट में बांट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ड्राई और वेट को अलग अलग तरीके से मैनेज करना है। अगर ट्रक में पूरा कचरा एक साथ लोड होगा तब इसको मैनेज करना कितना मुश्किल होगा। बस यही तो आपको करना है। कोई सब्जेक्ट याद नहीं हो रहा तो ऐसे मैनेज करें। पहली चीज, उस विषय को समझें और रुचि लें। इसे आपका दिमाग एक हिस्सा लोड करेगा लेकिन उस विषय की हेडिंग आपको नहीं याद होगी। दूसरी चीज, उसके हेडिंग को याद करने के लिए उसका निमोनिक्स तैयार कर लें, जिसे आपका दिमाग उस हिस्से में रखेगा जहां कविता और गाने रखे जाते हैं, जैसे जिलाई गु मुचाई इरावीच पीएचआई अमन। इसमें आपके भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के नाम है। बहुत विचित्र कोड है, लेकिन आपका दिमाग विचित्र चीजों को तेजी से ग्रहण करता है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी,
गुलजारी लाल नंदा, मुरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, क्यूडी देवे गौड़ा, आर.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। तीसरी चीज, उस विषय पर थोड़ा लॉजिक भी लगा ले। इसको दिमाग उस हिस्से में रखेगा जहाँ गणित के सवाल को हल करने के तरीके और लॉजिक वाली चीजें रखी जाती हैं। जैसे लाल किले पर तो जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया, तो पहले प्रधानमंत्री वही थे। बाद में उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने। उनको हार्ट अटैक आया तो इंदिरा गांधी बनी, लेकिन इमरजेंसी भी तो लगी थी, तब वो चुनाव हार गई। तो उसके बाद गुलजारी लाल और मुरारजी देसाई। मुरारजी भाई गुजरात से थे, फिर बनी इंदिरा गांधी, और उनके हादसे के बाद उनके बेटे राजीव गांधी, और उनके रक्षा मंत्री थे राजा साहब वीपी सिंह, और उसके बाद राजा साहब खुद बने प्रधानमंत्री। लेकिन मंडल के कमंडल के बाद चंद्रशेखर और फिर देवे गौड़ा। देवे गौड़ा तो कर्नाटक से थे। उनके बाद गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, बाद में तो 10 साल बाद मनमोहन भाई, और फिर आए अच्छे दिन और नरेंद्र मोदी। एग्जाम का फोबिया। जब तक एग्जाम करीब नहीं होते ना, आप जो पढ़ते हैं वो समझ में भी आता है और आप उस विषय में अच्छा करते हैं। लेकिन जब एग्जाम पास आने लगते हैं तब आपका इंटरेस्ट कम होने लगता है। यहीं से न्यूटन जो आपको दोस्त लगते थे वो आपको बोझ लगने लगते हैं। आपका मन होता है कि ये टॉपिक जल्दी से रख के आगे निकल जाऊं और अपना बोझ कम कर दूं। बस यहीं से जो विषय 5 मिनट में समझ में आ जाता था ना, वो विषय अब 2 घंटे में तोता रटाई के बाद भी समझ नहीं आता। और जहाँ एक लाइन भूली एग्जाम हॉल में आपका जी धड़कने लगता है, यही है एग्जाम फोबिया का परिणाम। देखिए, एग्जाम टाइम में आप भरसक प्रयास करें कि आपके घर का वातावरण शांत हो, कोई रिश्तेदार या कोई बातनी साथ में ना हो, नहीं तो आप डिस्टर्ब होंगे। आप अपने किसी दोस्त के यहाँ चले जाएं या फिर आप अपने पेरेंट्स से बोलकर एग्जाम टाइम किसी को ना बुलाने को कहें। एग्जाम टाइम के लिए किसी भी टॉपिक को छोड़े नहीं, पहले खुद से पूरा कोर्स खत्म करें, भले ही आपके गुरुजन उसको आखिरी दिन करते हो। याद रखिए, गैप में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हर विषय को पहले से खत्म कर लें। एग्जाम फोबिया से बचना है तो आप नोट्स बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप संक्षेप में ही लिखें। फालतू के डिटेल्स अगर आप नोट्स में लिखेंगे तो वो हमेशा आपका समय बर्बाद करेगा। एग्जाम फोबिया से बचने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखें। यानी यदि आपको कुछ टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे तो परीक्षा वाले दिन उस पर समय बर्बाद करके तैयार टॉपिक का रिवीजन करना मत भूलें। पता चला आधी छोड़ पूरी को धावा, आधी मिले ना पूरी पावे। ज्यादातर ये तो समझ आ जाता है कि कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। उनको VIP ट्रीटमेंट दें ताकि आप 60% का इंतजाम कर लें। वैसे तो आपको सभी विषयों और उनके अध्याय को पूरा करना चाहिए, लेकिन अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो उन पर व्यर्थ समय बर्बाद ना करें। विचार विमर्श, और ये बहुत जरूरी है विचार विमर्श करना। किसी विषय पर आप निबंध या कुछ लिखने जा रहे हैं तो उस विषय के सारे पहलुओं पर विचार करें। अगर आप विचार मंथन करने लगेंगे ना तो आपका मस्तिष्क अपने आप नए विचार और नए तरीकों का सृजन करने लगेगा। एक मानसिक रूप से स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का आयतन, जिसे क्रेनियल कैपेसिटी कहते हैं, समान होता है। इसका मतलब मनुष्य कुछ भी करता हो, ऑटो चलाता हो या रॉकेट चलाता हो, सबका दिमाग भौतिक रूप से एक समान है। कोई जीनियस हो या कोई बुद्धू, सबका दिमाग का वजन एक है। तो ऐसा क्यों होता है कि एक मनुष्य कहाँ और एक कहाँ? एक के विचार बहुत थोड़े और एक के विचार इतने कि मोटी किताबों से पूरी बुक शेल्फ भर गई। कुछ तो अंतर होगा। अगर आपकी याददाश्त अच्छी नहीं है तो जीवन में सफल हो पाना आसान नहीं है। आप परीक्षा में खराब परफॉर्मेंस करते हैं और आपके सामने एक रट्टू तोता आपसे आगे निकल जाता है, लेकिन सिर्फ रट लेना असली सफलता नहीं देता। रट्टू लोग अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ का भी नहीं बनते, क्योंकि वो अपने विषय वस्तु को समझते नहीं है। रटने के चक्कर में उस विषय पर मनन नहीं करते। ऐसे तो एक सीमा तक ये बढ़ते हैं, लेकिन लंबी रेस में इनकी धज्जियां उड़ जाती हैं। इसीलिए रट्टू मत बनो और ना ही अपने छोटे लोगों को रट्टू बनने दो। प्राय हम अपने मस्तिष्क का पूरा उपयोग नहीं करते। शार्प माइंडेड और तथाकथित जीनियस लोग कोई नुकीले दिमाग वाले नहीं होते और ना हैं। उनके दिमाग में चाकू लगे होते हैं। वो अपने दिमाग को प्रैक्टिस कर करके उसे पैना कर देते हैं। वो जिस विषय पर कार्य करते हैं उसे पूरा विचार करते हैं और उसके सारे पहलू को विचार करते हैं।
जब आप किसी विषय पर पूरा फोकस करते हैं ना, और बिना किसी व्यवधान के आप उस विषय पर लगातार सोचते रहते हैं, दिमाग आपका हो या आइंस्टाइन का, परिणाम एक ही आएगा। तनाव कम करें। तनाव की स्थिति हो जाती है ना, तो आपका मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करता। आपका तनाव आपके दिमाग की तर्क शक्ति को प्रभावित कर देता है, और आप अपने कार्य या फिर अपने निर्णय को जब बाद में सोचते हैं तो आपको खुद ताज्जुब होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसीलिए कोई निर्णय तनाव की स्थिति में ना लें। पहले अपना दिमाग शांत करें और तब सोचें, आपको सही जवाब मिलने लगेंगे। तनाव कम करने के ना बहुत से कारगर उपाय हैं, लेकिन हमारी बिजी लाइफ में कुछ सरल उपाय हैं। पहला है लाफ्टर थेरेपी, दूसरा है योग और तीसरा है मेडिटेशन। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञ ये मानते हैं कि आप अपनी रुचि के हिसाब से थोड़ा समय अपनी हॉबी पर दे दें। जैसे पहली है संगीत गायन या संगीत वाद्य, जैसे गिटार या पियानो बजाना। कुछ भी इनमें से अच्छा लगता हो बस कर डालिए। दूसरी चीज सबसे अहम है मधुर संगीत सुनना। नए पुराने जैसे भी, जिसमें भी आपकी रुचि हो उसके हिसाब से चुन लें। लो या हाई वॉल्यूम आपके पसंद के हिसाब से चुनें और सुनें। फिर देखिए कैसे आपका तनाव कम होता है। ईर्ष्या कभी नहीं। अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के एक उपाय में ये सबसे अच्छा उपाय है, ईर्ष्या मत करो। देखिए कभी कभी तनाव में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण भी आ जाते हैं और आप स्वाभाविक रूप से परफॉर्म नहीं कर पाते। कभी भी ईर्ष्या ना रखें। आपका मस्तिष्क ऐसे इमोशनल चीजों से प्रभावित हो जाता है। कोई प्रतिस्पर्धी हो या ना हो, आपको परफॉर्म करना है अपने दिमाग से, किसी की नकल, प्रभाव या इनसे पैदा होने वाली ईर्ष्या से नहीं। मान लीजिए आप दौड़ में अकेले हैं, दौड़िए जितना आप में बल है। दूसरों के पैर की ताकत ज्यादा हो या कम हो, इससे आपके पैर की ताकत पर कोई सीधा असर नहीं है। लेकिन जहां आप अन्य लोगों को आगे निकलते देखते हैं, तुरंत जरूरत से ज्यादा मेहनत पैरों पर डालते हैं और पैर थकने लगते हैं। जिस रेस को आप 500 मीटर दौड़ सकते थे, दूसरों के चक्कर में आप 100 मीटर में ही थकने लगते हैं। इसीलिए किसी ऐसी प्रतियोगिता में आप अपने दिमाग को शांत करके अपना बेस्ट दें। रोजाना कसरत और योग। आप अगर योग करते हैं तो ये आपके शरीर को तो स्वस्थ रखता ही है और उसके साथ साथ आपके मस्तिष्क का भी स्वास्थ्य बनाए रखता है। इसीलिए आप प्राणायाम और कोई अन्य व्यायाम अवश्य करें। आप सोचेंगे कि इनके लिए आपके पास समय नहीं है, लेकिन सिर्फ 30 मिनट आप जरूर सुबह निकाल सकते हैं। इनको अपने किसी भी अन्य जरूरी काम के बराबर ही समझें। इसके अलावा आप टहलना या जॉगिंग भी कर सकते हैं, जो आपके शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखता है। बस याद रखें, आपका खराब स्वास्थ्य आपका समय और धन दोनों की हानि करता है। आप ढेर सारी दवाओं का सेवन करते हैं और जो आपके मस्तिष्क पर असर डालने लगती हैं। किसी योग विशेषज्ञ से जरूर सलाह लें कि इनको प्रारंभ करना चाहिए या हर व्यक्ति के शरीर और उसके रोग के हिसाब से ही आसन का समय निर्धारित होता है। इसीलिए कुछ व्यायाम बहुत कठिन होते हैं और उनको आप बिना किसी विशेषज्ञ के ना करें। पूरी नींद। प्रत्येक व्यक्ति को उम्र के हिसाब से 6 से 7 घंटे नींद की जरूरत होती है। जब हम नींद कम लेते हैं तो चिंता और तनाव बढ़ने लगता है और याददाश्त में कमी आने लगती है। यदि आप योग और मेडिटेशन करते हैं तो आपको अच्छी नींद आती है और सोने में कोई कठिनाई नहीं आती है। किसी किस्म की तेज रोशनी और आवाज से दूर एकांत में सोना चाहिए और कंप्यूटर, लैपटॉप या टेलीविजन बंद हो तो आपको सोने में बाधा नहीं आती। व्यवस्थित रहें। अपने कमरे और अपने पढ़ने के टेबल के आसपास गंदगी और बिखरे हुए सामान से बचें। एक तो इनसे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और वहीं आपको अपने जरूरी सामान नहीं मिलते और आप अपना समय उन्हें खोजने में व्यर्थ कर देते हैं। ये मेरे साथ बहुत होता है। इसीलिए आपको इस किस्म के किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। तो खुद को व्यवस्थित रखें। एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट दिमाग के न्यूरॉन्स को उम्र बढ़ने के साथ क्षय होने से बचाता है। अंगूर, सूखे मेवे और हरी साग सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा पाई जाती है। वैसे एंटीऑक्सीडेंट फूड सप्लीमेंट के कैप्सूल भी आपको डॉक्टर लिखते हैं। आप उनका सेवन कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध फल और मेवे आपको अधिक प्रभाव दिखाते हैं। किसी भी फूड सप्लीमेंट का सेवन बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ना करें। प्रोटीन और सी फूड। प्रोटीन का सेवन अवश्य करना है आपको। प्रोटीन आप अंडे, मछलियों, चिकन या बकरे के मीट से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो आप पनीर का सेवन कर सकते हैं। कुछ विशेष मछलियों जैसे सैल्मन में ओमेगा 3 जैसे फैट पाए जाते हैं, जो मस्तिष्क को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाते हैं। कुछ फल होते हैं जैसे मैक्सिको में पाए जाने वाला एवोकाडो मोनोसैचुरेटेड फैट से युक्त होता है।
ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करके रक्त संचार को सामान्य करता है। सूखे मेवे, देखिए सूखे मेवे विटामिन ई से युक्त होते हैं। विटामिन ई उम्र की वजह से आने वाली याददाश्त में कमी को दूर करता है। आप सूखे मेवे या तो तल के या फिर साबुत खा सकते हैं। नमक की मात्रा कम रखें तो बेहतर होगा। डार्क चॉकलेट, नाम सुनते बड़ी खुशी सी आ जाती है ना। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि डार्क चॉकलेट एंटीऑक्सीडेंट से युक्त होती है। इसमें कैफीन जैसे तत्व भी पाए जाते हैं जो आपके मस्तिष्क को ताजा रखते हैं, लेकिन इनको एक निश्चित मात्रा में ही लें। जल, हमारा शरीर 70% जल है। डिहाइड्रेशन आपके मस्तिष्क की कार्य प्रणाली पर असर डालता है, इसीलिए डिहाइड्रेशन से बचें और जल पीते रहें। हर व्यक्ति के जल ग्रहण करने की आवश्यकता ना अलग अलग होती है। अगर आपका वजन 37 किलो है तो आपको हर दिन लगभग 2.4 लीटर पानी पीने की आवश्यकता होगी। अगर आप कोई कसरत करते हैं या शारीरिक परिश्रम करते हैं तो भी आपको अधिक जल पीने की आवश्यकता होती है। मल्टीटास्किंग ना करें, एक साथ टीवी, बुक और खाना। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो ना तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसीलिए मल्टीटास्किंग से बचें। वास्तव में आप किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आप एक साथ ढेर सारे काम ना करें। ये भी आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। नई चीजें सीखें। भाई, अगर आपको किसी संगीत या ऐसे ही कोई शौक है तो आप उसको पूरा करें। नई चीजों को सीखने से आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स बढ़ते हैं और उसका क्षरण नहीं होता। विद्यार्थियों के लिए भाई पहली चीज है ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग। अगर आप कुछ याद करना चाहते हैं तो अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों को उपयोग करें। जैसे आप कोई फोन नंबर इत्यादि को एक बार जोर से बोलें तो दिमाग इसको अलग से अंकित करता है और तुरंत नहीं भूलते आप। किसी कविता को याद करने में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज है नेमोनिक्स। सबसे सरल तरीका है नेमोनिक्स। अगर आप 10 पॉइंट याद करना चाहते हैं तो हर पॉइंट के पहले अक्षर को ले लें। इसके बाद अगर पॉइंट्स का कोई क्रम नहीं है तो एक याद रखने वाले शब्द को बना लें। जैसे इंद्रधनुष के रंगों के लिए वैनी आहा पीनाला, यानी बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। है ना आसान। तीसरी चीज मनन करें। किसी भी विषय को याद करने के लिए आप उस पर मनन करें। उस विषय के सारे पहलुओं को सोचें, एक तारतम्य बनाएं जो आप उस विषय पर पहले से जानते हैं। जैसे आप कोई खबर आती है तो आप उसको कल या एक हफ्ते पहले के खबर से जोड़कर समझते हैं, वैसे ही अपने विषय में पूरी रुचि लें और खाली वक्त में उसके विषय में सोचें। ऐसा करने से मस्तिष्क को उस विषय पर याददाश्त बनाए रखने में मदद मिलती है। चौथी चीज है तोते की तरह मत रटें। किसी भी चीज को याद रखने के लिए बिना किसी रुचि या किसी तारतम्य के आप उसको कंठस्थ करने की कोशिश ना करें। ऐसा करने पर आप परीक्षा के आखिरी दिन यदि उसको नहीं दोहराएंगे तो वो विषय आपको पूरी तरह से भूल जाएगा और आप उसका जवाब नहीं लिख पाएंगे। इतना ही नहीं, अगर सवाल को थोड़ा सा भी अलग कर दिया गया ना तो आपका रटा रटाया आपके काम नहीं आएगा।